नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बिहार की जो कुछ बड़ी खबरें हैं उन पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। अतुल जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से चालू है। लोग निरंतर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के लिए, बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है और विपक्ष बहुत तेजी से, बहुत दम से हमलावर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीति का जो एक चुनाव से पहले का एक जो दृश्य देखने को मिलता है, आया राम गया राम, अल्टू राम पलटू राम, वो भी बिहार में शुरू हो गया है। बिहार की आज की बड़ी सोशल मीडिया की खबरें क्या है, सबसे पहले मनीष जी से जान लेते हैं और उसके बाद उन पर चर्चा करते हैं। मनीष जी, बिहार में आज क्या है? जी, आपने जैसा कहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बिहार की राजनीति में। अभी 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने जब भाषण दिया पटना में, तो उन्होंने सबसे पहले तो उनको आड़े हाथों लिया जो ट्विटर पे उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे विपक्ष के लोग जो थे, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे तेजस्वी यादव हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजकल ट्विटर पे लिख घर बैठे ट्विटर पर ट्वीट कर देना फैशन बन गया है। तो लोग जमीन पर जाएं और देखें कि क्या हमारी सरकार ने क्या किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने फिर दोहराया है कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे, हमारी सदैव इनके खिलाफ रही है। अभी चिराग पासवान के बारे में भी बातें आ रही थी कि वो पप्पू यादव से मिले थे और पप्पू यादव से उन्होंने चर्चा की, जिससे कि बिहार में फिर से एक बार थर्ड फ्रंट बनने के रास्ते खुल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि मांझी कल तक पप्पू यादव के साथ थे, वो बार बार राजद से कट रहे थे, उनका एनडीए में आना लगभग तय हो गया है। इसके अलावा ट्विटर पे लगातार जो हमले हो रहे हैं तेजस्वी यादव से, वो एक प्रमुख खबर है। उन्होंने फिर से कोरोना और बाढ़ को लेकर नीतीश कुमार पे हमला किया है और कहा है कि पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। कई बार राहत शिविर बंद हो गए हैं। कई जगह कोरोना से जो जांच हो रहे हैं उसमें ना पीपीई किट का उपयोग किया जा रहा है, ना ही जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि राजद से जदयू में आए और मंत्री रहे, दो बार मंत्री रहे। 2009 में जदयू में आए थे राजद से श्याम रजक, और फिर से वो राजद की ओर जाने के लिए तैयार बैठे थे। उनके पास अभी उद्योग मंत्रालय था, और लेकिन मतलब उनके बारे में शायद जदयू को खबर लग गई थी कि वो राजद में जाने वाले हैं, तो उसके पहले उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। राजद ने भी अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। तो ये सारी खबरें हैं बिहार से जुड़ी जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रही है और बाकी जगह भी चल रही है। इसके अलावा एक चीज और सोशल मीडिया पे चल रही है, वो है लोजपा के बारे में। कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गठबंधन होगा एनडीए में, जिस तरह से चिराग पासवान ये दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं, तो सारी सीटों पर चुनाव लड़े, और खास करके उन सीटों पे जहाँ पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी और वहाँ लड़ेंगे, और जहाँ भाजपा चुनाव लड़ने वाली है, जहाँ जो भाजपा की सीटें होंगी वहाँ पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे, चर्चा करती है। जी मनीष जी, आपने जो बताया कि राजनीति में जो इस समय जो खेल चल रहा है वहां पर आया राम गया राम का तो चल ही रहा है। वहां तेजस्वी यादव ने बहुत कोरोना में जो सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसको लेकर बहुत कड़े प्रहार किए हैं नीतीश पर, और जो कोरोना को लेकर जांच चल रही है उसका भी मजाक उड़ाया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ग्रस्त जो परिवार हैं उनकी जो रक्षा के लिए या उनकी जो मदद पहुंचाने के नाम पर बहुत ही गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, और इसके चलते भी
बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं वो परेशान है। रवि जी, ये जो राजनीति के जो हम देखते हैं कि जो शतरंज की जो बिसात बिछ रही है उसमें अब नए पक्ष प्रतिपक्ष और की बातें चल रही है, नए गठबंधनों की भी सोच बन रही है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी, हम लोग बिहार अपडेट में, जैसा कि आप जानते ही हैं, काफ़ी समय से बिहार की राजनीति और चुनाव के समय की राजनीति पर, कोरोना और बाढ़ के संकट पर लगातार हम लोग विभिन्न आयामों से, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स से बातचीत लगातार कर रहे हैं। और इस बातचीत में हमने कई बार ये स्पष्ट संकेत किए हैं कि इस बार हो सकता है कि इस बार के चुनाव में जो गठबंधन के समीकरण हैं बिहार के, वो कुछ टूटते फूटते नजर आए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से बाढ़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं और वो कच्चे किनारों को, तटबंधों को जिस तरह से अपने साथ काटती हुई पानी की जो रफ्तार है, पानी का जो वेग है, उद्दाम वेग है, वो जिस तरह से किनारों के हालचाल बदल के रख दे रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि इस बार जो विपक्षी महागठबंधन जिसकी बात की जा रही थी, उसका भी स्वरूप कुछ और होगा। और जो सत्तारूढ़ गठबंधन जिसकी हम मोटे मोटे तौर पर खाका जिसका हमारे दिमाग में है, उसका भी स्वरूप कुछ और बाकायदा हो सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो एनडीए की एक प्रमुख घटक दल है केंद्र में, 10 मिनट और में आ जाएंगे। उनके फूड एंड सप्लाई जैसा अहम विभाग रामविलास पासवान को मिला हुआ है। और चूंकि पार्टी का अध्यक्ष पद रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप रखा है, तो उनकी बिहार इलेक्शन को लेकर के, बिहार के सियासी समीकरणों को लेकर के उनकी जो मनोदशा उनके ट्वीट्स और उनके बयानों से लगातार सामने आ रही है, उससे साफ है कि वे सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमलावर हैं, चाहे वो कोरोना और बाढ़ से निपटने की स्थितियों को लेकर बात हो, या फिर सीटों के विभाजन को लेकर जो एलजेपी की अपनी निजी तैयारी है बिहार में विधानसभा इलेक्शन को लेकर। तो हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ नए समीकरण इस बार देखने को मिलेंगे। और जाहिर है कि बाढ़ पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ ज्यादा कहर ढा रही है। तो इलेक्शन के समय में जो भी सत्ता के समीकरण बनेंगे, वहाँ के जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनके सामने जो सन्नद्ध जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए वे किस पार्टी के, किस गठबंधन के वोट बैंक में तब्दील होंगे, भले ही जातिगत समीकरणों की बात करें, ये जरा देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है, उसके जो चेहरा मोहरा जो चुनाव के समय सामने आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसा कि अभी सोचा जा रहा है उसके मुकाबले। बिल्कुल रवि जी, आपने ठीक कहा। अनीता जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जो ये चुनावी राजनीति चल रही है और श्याम रजक को भी पार्टी से निकाला है जेडीयू ने, और वहीं दूसरी और आरजेडी ने भी 3 लोगों को निकाला है। एक तरफ तो प्रदेश कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है, आम जनता त्रस्त है, और ऐसे में सियासी दल उसके भले क्या ना सोचते हुए इस तरीके के जो तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। कहीं आपको लगता नहीं कि चुनावी साल में कहीं ऐसा ना हो कि जनता को ज्यादा नुकसान उठाना पड़े इस सब बातों का? देखिए, ये चुनावी साल थोड़ा हटकर है, क्योंकि बाकी चुनावी साल में रैलियां होती थी, भाषण दिए जाते थे और जनता उसमें इन्वॉल्व होती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, उसमें जनता कहीं ना कहीं, कभी कहीं बाढ़ से, तो कहीं महामारी से, कोरोना जैसी महामारी से, वो अपनी उलझनों में उलझी हुई नजर आएगी, त्रस्त नजर आएगी। और इससे अगर कुछ लोग बाकी रहेंगे, तो उनकी आर्थिक समस्याएं, उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, जो कि इस कोरोना महामारी की वजह से बिल्कुल ठप पड़ गई होंगी या प्रभावित हुई होंगी, वो उसमें उस उलझन में उलझे हुए होंगे। लेकिन ये चुनाव है, राजनीति है, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन मजे की बात ये है कि एक तरफ जो आरजेडी के श्याम
रजक जो कि जेडीयू में शामिल हुए, फिर वापस आरजेडी में अगर जाते हैं तो उनकी घर वापसी है। वहीं आरजेडी के 3 कद्दावर नेता अगर छोड़ते हैं और वो जेडीयू में शामिल होते हैं तो ये आरजेडी के लिए बड़ा लॉस है, क्योंकि ये 1:3 हो जाता है ये। और लेकिन आज मैं एक वहाँ के अच्छे पत्रकार है, उनका एक लेख पढ़ रही थी। तो हालांकि लेख उन्होंने बड़े ही कॉलिक्वल लैंग्वेज में ऐसे कहें कि बिहार की जो जमीनी भाषा है, जो जड़ से जुड़ी हुई भाषा है, उसको उन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए थोड़े कड़े अंदाज में लिखा। लेकिन लिखा है उन्होंने यही कि मैदान में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही दल नजर आ रहा है, आरजेडी वाला यूपीए और एनडीए वाला नीतीश कुमार। तो तेजस्वी और यूपीए के बीच में, तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में मुकाबला है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो भी जितिन राम मांझी या कांग्रेस पंजा फलाना ढिमका जितना भी है, वो बस पिछलग्गू की तरह पीछे पीछे चल रहे हैं, पिछलग्गू बन के पीछे पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में अगर 5 साल के इन दोनों के बतौर विपक्ष और बतौर सत्ता पक्ष अगर इनकी कार्यनीति को देखा जाए तो एक दूसरे पे गाली गलौज करना, काफी उन्होंने हार्श भाषा इस्तेमाल किया कि गरियाने के अलावे और थूक फेंकने के अलावा, थुक्कम फजियत के अलावा उन्होंने कुछ भी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे करने के अलावा जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इस बार का चुनाव जो है, कौन कितना बड़ा थूक फेंका है एक दूसरे पे, उसी पे आधारित रहेगा और उसी पे चुनावी नतीजे जो हैं वो तय किए जाएंगे। तो ये बिहार है, इसमें कितनी बड़ी थूक किसने उसके ऊपर फेंकी है, इसको देखिए और उसके बाद सत्ता के रास्ते को तय कीजिए। तो ये मुझे भी लग रहा है, जहां तक मैं बिहार को जान पाई हूँ और जहां तक मैंने देखा है, कई बार वहां गई भी हूँ, तो जो 10 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का था जिसमें उनके काम दिख रहे थे, इस बार काम तो कहीं नहीं दिखे। उन कामों में दरार जरूर दिखी और एक दूसरे के ऊपर जो एक दोषारोपण है वो नजर आया। इस बीच में रामविलास पासवान जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह, उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमने मन बनाया है उसके लिए समय पर्याप्त नहीं है और ऐसे में अभी चुनाव नहीं होना, मुझे थोड़ा और समय मिल जाए ताकि मैं जनाधार को समेट सकूं। शायद उनके मन में ये मंशा है, क्योंकि जिस तरह से वो की भाषा वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के घटक दल में नहीं शामिल होना चाह रहे हैं। वो एक अलग राजनीति करना चाह रहे हैं, अलग राह कल्पना चल रहे हैं, एकला चलो की राह पे चलना चाह रहे हैं। लेकिन उनको इस बात का भी एहसास है कि जनाधार नहीं है, इसलिए उनके लिए ये बाउंस बैक हो सकता है। मैं जितना जानती हूँ, रामविलास पासवान एक मजे हुए नेता हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीति के बहुत बड़े पैतरेबाज हैं। तो ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो यूपीए के साथ जाएं, जिसका कोई जनाधार अभी नहीं है और उसके आने की संभावनाएं ना के बराबर है। वो या तो एनडीए के घटक दल बन के रहेंगे या उससे अलग जाके कुछ ऐसी सीटें लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो सत्ता के समीकरण में अपनी अहम भूमिका निभा सके और अपनी भागीदारी निभाते हुए जो वो चाहते हैं वो पा सके। भले ही वो उप मुख्यमंत्री की पद की कामना कर रहे हो चिराग पासवान के लिए, ये भले ना मिले, लेकिन कुछ ऐसा जरूर मिले जिससे जो हैंड है वो हमेशा अपर रहे, सरकार में भूमिका जो है वो दिखता रहे। जी। क्योंकि आगे राजनीति में बिहार में चिराग को एस्टैब्लिश करना है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जनता की अगर बात करें तो चुनावी मैदान में कभी भी जनता की सोची नहीं जाती थी। वो तो कार्य पॉलिसीज बनती है और होती जाती है, एक प्रणाली है, एक रेगुलर टाइम है जिसके अंदर में जो थोड़े बहुत विकास हैं वो होना ही है। लेकिन इस बार तो जनता अपने आप में अपनी महामारियों से जूझ रही है, कहीं आपदा है तो कहीं महामारी है और कहीं आर्थिक तंगी है। ऐसे में जनता चुनाव का हिस्सा बनेगी, ये थोड़ा सवालिया निशान है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके ऊपर। लेकिन राजनेता तो यही चाहेंगे कि मेरी सत्ता आए और सत्ता पे काबिज होके एक बार फिर से मैं अपना परचम लहराऊं। जी। सियासत में पुत्र मोह के चक्कर में फंसकर बहुत लोगों ने अपना बुढ़ापा खराब कर दिया है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह ने अपने घर परिवार रिश्ते और सब खराब कर लिए, हालांकि उनके हाथ में कुछ आया नहीं। महाराष्ट्र की अभी ताजा तरीन घटना चल रही है, जिस प्रकार से वहां सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में आदित्य ठाकरे फंसते नजर आ रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी सरकार प्रयास कर रही है वो आदित्य को बचाने के लिए कर रही है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी पुत्र मोह में सत्ता के
से, अपने लोगों से और अपने विचार के लोगों से उन्होंने भाजपा से भी मुंह मोड़ा, तो वो संकट में आ रहा है। लालू का हमने देखा ही, तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए उन्होंने जो एक मैदान बनाने की कोशिश की थी, उसका फायदा तो कोई बहुत ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। संघर्ष ही करते नजर आ रहे हैं। और कहीं रामविलास पासवान भी चिराग पासवान के लिए जो जमीन तैयार करने की बात कर रहे हैं, कहीं उनके साथ भी वैसा ही कोई हादसा कहना चाहिए या जो भी कहना चाहिए, ऐसा ही कुछ। देखिए अतुल जी, ये सियासत है। सियासत विरासत में तो जरूर मिलती है, लेकिन नेता खुद से बनना पड़ता है। अभी आपने देखा कि जितने भी नेताओं ने अपने अपने बेटों को लॉन्च किया या बेटियों को लॉन्च किया, वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो सियासत के इन्वायरमेंट में तो पले, मगर लीडरशिप बनने के लिए उनको ग्राउंड में भेजने, वो ग्राउंड में जाके वो राजनीति नहीं किए, उनके दर्द को नहीं समझे, उनके बीच जाकर बैठने नहीं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, जो कि जिनको लॉन्च करने की कोशिश न जाने कितने सालों से हो रही है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर चिराग पासवान। विरासत में ये राजनीति मिल सकती है, लेकिन नेता अपने दम पे बनना पड़ता है। उस दम को पाने के लिए आपको जनता के बीच जाकर उनके मनोभाव को समझना, उनकी तरह की बातें बोलना, उनके विचारों को समझना और उनमें से एक लगना बेहद जरूरी होता है। जी जी जी। अच्छा, एक बिहार के मनीष, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। एक बिहार की खबर से अलग है, लेकिन बिहार के पड़ोस की खबर है। और 15 अगस्त को एक धमाका किया महेंद्र सिंह धोनी ने। मैं जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर उनके फैंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि जब धोनी आईपीएल में दोबारा खेलने के लिए जा रहे हैं, बहुत लंबे समय से वो बाहर थे क्रिकेट से। 2014 में उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था, और मतलब सीरीज में वो कैप्टन थे, और अचानक दूसरे टेस्ट के बाद उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी दे दी। और फिर उसके बाद वनडे, T20, और इस तरीके से एक आंकड़ा लगाया जाता। 15 अगस्त को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की कोई बात, कोई घटना होगी। सोशल मीडिया पे क्या धोनी के फ्रेंड्स कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या लग रहा है वहां पर। जी, सबसे पहली बात ये है कि धोनी, जो कि बेसिकली इंतजार कर रहे थे इस साल के T20 का, वो इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, उसको खेलने के बाद वैसे भी संन्यास लेने की घोषणा कर सकते थे, क्योंकि क्रिकेट के बेसिक फॉर्मेट टेस्ट और वनडे से वो लगभग दूर ही हो गए थे। तो उनका मानना ये ऐसी चर्चा है कि उनका मानना ये रहा होगा कि आखिरी T20 खेल के, और जैसे बाकी खिलाड़ी सब विदा लेते हैं, आखिरी मैच में हम विदा ले लेंगे। लेकिन चूंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार टल गया, तो ऐसे में धोनी के पास कोई चारा नहीं था कि बेकार में हम पड़े रहें, सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो उन्होंने 15 अगस्त को अपने संन्यास की घोषणा कर दी। जहाँ तक सोशल मीडिया पे उनकी बात है, तो जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया, जिस समय, उसके बाद से लगातार वो सोशल मीडिया पे टॉप 10 ट्रेंड में रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक कोई अगर ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है या फेसबुक पे, तो उसमें कम से कम 5 या 6 ट्रेंड ऐसे थे जो जिसमें धोनी थे। कैप्टन धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, रिटायर्ड धोनी, इस तरह से बहुत सारे ट्रेंडिंग चल रहे थे। तो और उनके बारे में चर्चा हो रही थी। उनके फैन निराश थे निश्चित तौर पे। इतने बड़े खिलाड़ी 1983 के बाद भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले, T20 वर्ल्ड कप में का कप दिलाने वाले, और बहुत सारे रिकॉर्ड धोनी के नाम रहे, हेलीकॉप्टर शॉट, छक्का, ये सब सारी चीजें, इन सब के कारण से धोनी ट्रेंड में रहे। हालांकि कई लोगों ने उन पर नकारात्मक टिप्पणियां भी की, जो उनको पसंद नहीं करते होंगे या करते हैं। जैसे कई लोगों ने कहा कि इस कोरोना काल में धोनी ने 1 रुपये नहीं दिया। कई लोगों ने इस तरह की भी टिप्पणियां की कि धोनी के कारण ही गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़, इन सबों का कैरियर खराब हुआ है। कुल मिलाकर धोनी 15 अगस्त के बाद और उसके तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी जिस तरह से संन्यास की घोषणा की, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन धोनी के बाद जब सुरेश रैना ने घोषणा कर दी, तो ये भी एक उनके फैंस के लिए निराशाजनक था कि, और ये भी था कि देखो किस तरह से राम लखन की जोड़ी एकाएक भारतीय क्रिकेट टीम से निकल गई है। जी बिल्कुल, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम। जी अतुल, मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। असल में ये चर्चा, ये फुसफुसाहट काफी दिनों से थी।
मैंने जो रांची स्टेडियम में जो इंग्लैंड और भारत की टीम के बीच जो आखिरी मुकाबला हुआ था, उस दिन मैं पूरे दिन स्टेडियम में था, वहां मौजूद। और वहाँ जो क्रिकेट प्रेमी थे वे बहुत जोश में थे और ज्यादातर बड़े मुखर थे और ये कह रहे थे कि शायद ये धोनी का आखिरी वनडे इस रांची स्टेडियम में होगा। तो मुझे उस शाम की अच्छी तरह याद है जब धोनी शाम के झुटपुटे में, डे एंड नाइट मैच था, शाम के झुटपुटे में जब धोनी बल्लेबाजी के लिए अपने क्रम में आए तो पूरे स्टेडियम में जो लाखों लोग वहां मौजूद थे, खचाखच भरे स्टेडियम में, सबने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके धोनी 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 काफी देर तक उनका स्वागत किया था। और उस समय ही ये चर्चा हो रही थी कि अब शायद ये रांची के स्टेडियम में, उनके होम टाउन स्टेडियम में ये उनका आखिरी मैच शायद होगा। हालांकि वो मैच धोनी ने बड़े लंबे शॉट्स लगाए थे, एक आध शॉट्स हमारी तरफ भी आया था जहां हम बैठे थे, और भारत वो मैच हार गया था, तो निराशा जरूर हुई थी। लेकिन धोनी का जिस तरह अपने होम टाउन ग्राउंड पे वहां के लोगों ने जिस तरह स्वागत उस दिन किया था, वो दृश्य बड़ा अभी भी मेरी आंखों के सामने कौन रहा है। जी 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 जी। वैसे भी 135 करोड़ के देश के अंदर जहां क्रिकेट को बहुत बड़ा खेल माना जाता है और वहां नायकों को बनाना और बिगाड़ना जो जनता का जो काम है, उसमें उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना और लंबे समय तक खरा उतरना बहुत ही मुश्किल काम है, और धोनी लंबे समय से ये कर रहे थे। अतुल जी, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है, और जो सोशल मीडिया की आपने बात की और मीडिया की आपने बात की, तो धोनी को पॉलिटिक्स पसंद है डायरेक्ट। अभी तक तो वो क्रिकेट की, बीसीसीआई की पॉलिटिक्स से रूबरू वाबस्ता रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि ये पूरी तरह संभव है कि धोनी जो है फ्रंट फुट पे आके इंडियन पॉलिटिक्स में, अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कौन सी पार्टी का हाथ थामते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ऑफर किया है उनको, पिच पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑफर किया है, और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके जो बड़े भाई हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसी जानकारी है, जो बड़े भाई हैं उनके। तो ये बिल्कुल अब वास्तविक जो पिच है उस पर जरूर खेलेंगे एक पारी। गौतम गंभीर ने शुरुआत की है, गौतम गंभीर ने शुरुआत की है कि क्रिकेटर्स के राजनीति के मैदान में आने की। जी, मेरा ये कहना था कि एक चर्चा और धोनी के बारे में हो रही थी, एक नहीं दो। पहली चर्चा ये हो रही थी कि हालांकि नकारात्मक चर्चा थी कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि धोनी के MS धोनी फिल्म में जो हीरो थे, उस मुद्दे पे धोनी ने कभी कुछ नहीं कहा था। सोशल मीडिया पे चर्चा थी। दूसरी चर्चा ये थी, इंटरेस्टिंग था, कि जब धोनी कप्तान थे तो सौरव गांगुली टीम से बाहर हो गए, और जब सौरव गांगुली बीसीसीआई चीफ हैं तो धोनी को बाहर होना पड़ा। ये दो चर्चा और ये तो धोनी पर आरोप लगे ही कि जब वो टीम में थे तो उन्होंने बहुत लोगों को, जो अपने समय के दिग्गज थे, जिन्हें आसानी से कोई हाथ नहीं लगा सकता था, उन्हें ऐसे साइड कर दिया कि जैसे कभी कोई थे ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने इस देश से 370, 35 और राम मंदिर का रास्ता यूं साफ कर दिया कि जैसे कभी ये कोई मुद्दे थे ही नहीं इस देश में। चलते चलते एक बात ये जो आपने चर्चा की है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला भी बहुत गर्माता चला जा रहा है, रोज एक नया खुलासा। और सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी की पूरी उपलब्धियां थी, उनकी जो फिल्मों की फहरिस्त थी, उसमें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसने उन्हें, क्योंकि धोनी स्वयं एक बड़े लीजेंड है, और जब तक क्रिकेट का हिंदुस्तान में नाम लिया जाएगा तो धोनी का नाम सम्मान से ही लिया जाएगा, सबसे कामयाब कप्तानों में से एक है। वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने लिविंग लेजेंड के रोल को प्ले कर कर अपने लिए भी वो स्थान हमेशा के लिए बना कर रख लिया है, क्योंकि जैसे ही MS धोनी को नई पीढ़ी इमेजिन करेगी, और वो अगर उसने MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी फिल्म देखी होगी, वो सुशांत सिंह राजपूत को इमेजिन करेंगे उस चेहरे में कहीं ना कहीं। तो सुशांत भी एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के बीच में अमर हो गए हैं। अनीता, चलते चलते बस एक आपकी टिप्पणी मैं इस विषय पे चाहूंगा कि जिस प्रकार से नए नए खुलासे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर मुंबई में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, और अभी भी इतनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद
कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, उसके बावजूद जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस अभी तक व्यवहार कर रही है, ना वो ईडी को सपोर्ट कर रही है, और अगर वो ईडी को सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर वो सीबीआई को भी सपोर्ट नहीं करेगी, तो क्या आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा? सीबीआई जांच में और ईडी जांच में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। सीबीआई के अपने मशीनरी होते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो सवालों के घेरे में और जांच के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस भी आएगी, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसको कि ये पूरा राइट है कि अगर वो चाहे तो जांच पड़ताल के दौरान अगर उसको शक होता है कि कोई इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है या आरोपी की मदद कर रहा है, चाहे वो पुलिस से महकमे से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीतिक महकमे से जुड़ा हुआ हो, वो उससे पूछताछ कर सकता है, इंट्रोगेशन कर सकती है। तो सीबीआई को अगर कॉपरेट करती है तो सीबीआई के लिए काम थोड़ा आसान होगा, लेकिन नॉन कॉपरेशन से केस में बाधित हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में जो इंटेलिजेंस होता है वो उसके साथ सीबीआई के गहरे कनेक्शन होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि सुशांत केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सुशांत के दोस्त गणेश और उनके एक जो पूर्व सचिव थे अंकित आचार्य, उन्होंने कहा है कि सुशांत की आत्महत्या हो ही नहीं सकती है। गणेश जो है उनका तो यहाँ तक दावा है कि उनके पास ऐसे लोगों के नाम है जिनको जो उस रात 13 की रात में सुशांत के साथ थे, वो वहां पे पार्टी करने आए थे, और ये मौत जो है 13 के लेट नाइट को या 14 की सुबह में हुई है। और ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि दिशा सालियान को यहाँ जब पार्टी चल रही थी तो वहां पे बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि दिशा को अंदेशा हो गया था कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। उसने सुशांत को फोन किया था। सुशांत वो सारे रात जानता था, और सुशांत इसीलिए क्योंकि आप फैमिली के करीबी फ्रेंड जो है, फैमिली फ्रेंड जो है, उनका बार बार कहना है कि सुशांत ये बार बार बोलता कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो कौन है ये किसी को नहीं पता है। वो बार बार बोलता था कि देखो अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो कौन है नहीं पता है। तो दिशा सालियान ने बताया था, और उनका कहना है कि संदीप सिंह जो कि सुशांत के बहुत बेहद करीबी फ्रेंड थे, महेश शेट्टी और संदीप सिंह और सुशांत की तिगड़ी मानी जाती थी। संदीप सिंह का प्रोडक्शन हाउस है, संदीप सिंह को भी ये बात अच्छी तरह से पता है, और संदीप सिंह के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाला वो व्यक्ति गणेश को सारे उन 5 लोगों के नाम भी बताया है, 4-5 लोगों के, और उसको सारी बातें पता है। लेकिन वो व्यक्ति गणेश को इसके लिए धमकी भी मिल चुकी है। जब वो एक रात जब उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया था, उसके तुरंत बाद उनके घर में कुछ 7-8 लोग पहुंचे थे जो डंडे लिए हुए थे, और उनके घर के दरवाजे को, लोहे के गेट को जोर जोर से पीट रहे थे। वो 1-1.5 घंटे तक मुंबई पुलिस को 100 नंबर पे डायल करते रहे, आ रहा हूँ ये करते हुए, जानते हुए कि ये सुशांत सिंह राजपूत मैटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो 1-1.5 घंटे तक पुलिस आई नहीं, कोई बाद में फोन उठाना बंद कर दी, और जब वो पुलिस की तरफ से हरकत भी हुआ तो वो वहां पे आई नहीं, बल्कि सिर्फ फोन किया जब वो गुंडे चले गए थे, जब वो बदमाश चले गए थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कि क्या आपका क्या हाल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, वो चले गए हैं। तो ये एक अहम बात है। अगर गणेश की बातों में दम है तो, और उन्होंने बताया कि मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, जैसे मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं सीबीआई जांच, अगर सीबीआई इंट्रोगेट करती है तो मैं उनके सारों के नाम बताऊंगा और ये करूंगा। उनको भी और साथ साथ मुझे भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कुछ इसी तरह की बातें अंकित आचार्य भी बोल रहे हैं। तो ये मिस्ट्री जो है दिन ब दिन उलझता जा रहा है, और पूरे देश को ये इस बात के लिए इंतजार है कि कब सीबीआई इसमें घुसेगी और कब ईडी के वो सारे तथ्य जो हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि विकास सिंह जो कि के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं, उनका भी कहना है कि इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि उनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो पेपर हैं वो नहीं दिए गए हैं। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म से जो कि उड़ते इधर उधर से जो उन्हें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, जो उनके हाथ लगी है, उसमें मौत की टाइमिंग को डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि सबसे अहम चीज होता है कि आखिर मौत कब हुई थी। क्योंकि मौत कब हुई थी ये डिसाइड करता है कि ये फांसी से हुई थी या नहीं हुई थी, और मौत को होने में कितना वक्त लगा था। फांसी जब कोई व्यक्ति लगाता है तो
4 से 5 मिनट के अंदर वो अपने दम तोड़ देता है अगर वो उसको मौत आती है तो। लेकिन कुछ जब बाकी कोई ऐसी चीज होती है जो अनहोनी होती है, उसमें वक्त जो है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि वो बचाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, अपने आप को उसके चंगुल से निकालने की कोशिश करती है, और इस धड़ पकड़ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। तो मौत की टाइमिंग अगर नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि हाँ जी, उनके जी। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, वो निर्वस्त्र थी। जी, जी, जी। अनीता जी, बिल्कुल इस पूरे मामले को अगर एक बार को देखें सरसरी तौर पर, और जिस प्रकार से कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बस कुछ लाइन ये याद आती है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। फैसला किसके हक में जाता है नहीं जाता ये वक्त बताएगा, सीबीआई जांच बताएगी किस प्रकार से सुशांत को इंसाफ मिलेगा, उसकी बहनें जो इंसाफ अपने भाई की मौत का मांग रही हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वक्त ही बताएगा। बिहार अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आप भी हमें अपनी कोई बात कहना चाहते हैं या किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट के नाम से, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, अनीता जी, मनीष जी, आप सबका धन्यवाद आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।